आज बात करेंगे अपन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लीय प्रकृति है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कहा जाता है कि जो COOH समूह है, इस COOH कार्बोक्सिलिक समूह में दो ग्रुप है अपने पास, एक तो कार्बोनिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उससे इसका नाम बना है। कार्बोनिल समूह जो होते हैं वो अपने पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नाभिक स्नेही का योग होता है और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो नाभिक स्नेही का योग होता है कार्बोनिल समूह पर। कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी कार्बोनिल समूह है, लेकिन ये जो कार्बोनिल समूह है इसकी जो क्रियाशीलता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति वो कम हो जाती है इस OH की उपस्थिति के कारण। क्यों हो जाती है? तो कहा जाता है कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इस कार्बन को दे दिए जाते हैं। जब इस कार्बन को दे दिए जाते हैं तो कार्बन पर धनावेश की मात्रा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और इन पर नाभिक स्नेह का योग क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। तो OH समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नाभिक स्नेह तभी अटैक करता है जब कार्बन धनावेश हो, लेकिन OH समूह की उपस्थिति के कारण इस कार्बन धनावेश क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसका नाभिक स्नेह का योग क्या हो गया? धीमा हो गया और कार्बोनिल समूह की योगात्मक नाभिक स्नेह योगात्मक प्रतिक्रियाशीलता क्या हो गई? कम हो गई इस OH समूह की उपस्थिति के कारण। बात करें पर इसमें एक OH समूह है। पहले अपन ने बात की कार्बोनिल समूह था, एक OH, ठीक है। जैसे OH अपने पास OH जैसे कहा जाता है एल्कोहल है, एल्कोहल में अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, लेकिन एल्कोहल जो होते हैं वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस OH की नेचर कैसे होगी? तो कहा जाता है कि कार्बोनिल समूह की धूर्ता के कारण ये जो OH समूह है उच्च OH समूह की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कमी आती है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। खींचने के कारण आसानी से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन मुक्त हो जाएगा और अम्लीय प्रकृति शो हो जाएगी। तो कार्बोनिल समूह के कारण OH की क्रियाशीलता तो क्या होगी? बढ़ गई और OH के कारण कार्बन समूह की क्रियाशीलता क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे ये अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कह रहे हैं अपन ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है? तो इसका वियोजन देखें अपन जल में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में आयनित हो जाते हैं और अपने पास बनाते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन प्लस H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। यूं भी कह सकते हैं अपन कि RCOOH अगर ये आयनित होगा तो अपने पास वही कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा और H प्लस आयन बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अभिक्रिया कहती है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि क्या देते हैं अपन को? H प्लस आयन देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति होती है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनित होकर क्या देते हैं अपन को? H प्लस आयन देते हैं। अब ये अम्लीय प्रकृति क्यों है तो इसको अपन समझा सकते हैं रेजोनेंस के आधार पर, ठीक है। जैसे ये अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें अनुनाद हो सकता है। अनुनाद कैसे होगा देखें अपन। ये अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहां दिया सकते हैं और ये उठकर इस पर। तो इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल की, और वो क्या बनी? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और H। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो दो अनुनादी संरचनाएं शो करता है। इसके H प्लस आयन निकलने के बाद जो बनता है ये अपने पास कहलाता है कार्बोक्सिलेट
एनाइन। कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुनाद शो करते हैं, इसी प्रकार कार्बोक्सिलेट एनाइन जो होता है वो भी अनुनाद शो करता है। कैसे करेगा तो देखते हैं। ये अपने पास कार्बोक्सिलेट एनाइन है, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां दान कर दिया तो पाई इलेक्ट्रॉन के इस ऑक्सीजन पे चल जाएंगे और ये भी अनुनाद शो कर रहा है। इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास बन सकती है इस तरह से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कार्बोक्सिलेट एनाइन की भी क्या है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, तुलना करें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल है, जबकि कार्बोक्सिलेट जो एनाइन है इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों हुआ तो अपन देख सकते हैं, कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अनुनादित संरचनाएं होती है उसमें दो अपोजिट चार्ज उपस्थित होते हैं जो कि अनुनादित संरचनाओं को अस्थायी बनाते हैं, जबकि कार्बोक्सिलेट एनाइन में ऋणावेश उपस्थित है और ऋणावेश भी किस पर उपस्थित है, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर, जो इसके स्थायित्व को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसका इन अनुनादित संरचनाओं का स्थायित्व इनसे क्या है, ज्यादा है। तो कार्बोक्सिलेट एनाइन ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनित होकर क्या बना सकता है, H+ और कार्बोक्सिलेट एनाइन, और कार्बोक्सिलेट एनाइन अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इस कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अनुनाद के आधार पर हमने इसको समझा है। ठीक है, एक बार और कह पर कि कार्बोक्सिलिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि H+ आयन अपन को देते हैं और H+ आयन दान करने के पश्चात क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट एनाइन बनता है, जो कि अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इस कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन ये बेसिक इक्वेशन इसके आयनाइजेशन की, कार्बोक्सिलिक अम्लों की, इस इक्वेशन के लिए अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। के जो है अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कह सकते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कार्बोक्सिलेट एनाइन की कंसंट्रेशन एंड H3O+ विच इज इक्विवेलेंट टू H+ आयन। ठीक है, बट नेक्स्ट अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इस रिएक्शन में वाटर जो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है। एक्सेस अमाउंट में होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता और इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। इस कारण इसको अपन क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो अपने पास इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें या ओमिट कर दें, तो अपने पास के की बजाय मैं लिख रहा हूं के अपने पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनाइन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। के आयनेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, ए फॉर एसिड। ठीक है, तो आयनेशन कांस्टेंट फॉर एसिड है। कहा जाता है कि अगर रिएक्शन में H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगी, तो एसिड की अम्लीय प्रकृति जितनी ज्यादा होगी वो उतना H+ आयन देगा और जितना H+ आयन देगा उसका आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो कोई एसिड है उसके लिए आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, जैसे दो एसिड है, एक के लिए के की वैल्यू अपने पास 2 × 10⁵ और दूसरा एसिड है जिसके लिए 3 × 10⁵। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग हो सकता एसिड होगा, तो अपन के की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। के की वैल्यू जिसकी ज्यादा हाई होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये वाला एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो के अपने पास क्या है, आयनेशन कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू हाई होती है तो वो एसिड उतना ही ज्यादा क्या होता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। बात करें के जो है, इस के को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीके, और पीके जो है वो के से कैसे रिलेटेड होता है, तो पीके इक्वल टू होता है -log के। ये अपने पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि अगर के की वैल्यू हाई होगी तो पीके की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अपने पास कोई एसिड है, अगर उसकी के की वैल्यू हाई होगी
तो उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, लेकिन उसके pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो pKa की वैल्यू से भी अपन फाइंड आउट पता लगा सकते हैं कि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। जिसके pKa की वैल्यू कम होगी और जिसके pKa की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, दोनों से ले रहा हूं मैं। pKa की वैल्यू तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और Ka की वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये थी अपने पास एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक नेचर है उस पर सबस्टेंट का कैसे इफेक्ट होता है, तो अपन नेक्स्ट हेडिंग अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास इफेक्ट ऑफ सबस्टेंट ऑन acidity of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक नेचर है उस पर सबस्टेंट का क्या इफेक्ट होता है वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है अपने पास। कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइज होता है और आयनाइज होकर कार्बोक्सिलेट एनाइन बनाता है और H+ आयन बनाता है। ठीक है, ये जो अपने पास कार्बोक्सिलेट एनाइन है अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसका इनकी क्या होती है, अम्लीय प्रकृति। अब अपन ये देखना चाहते हैं कि एसिड में कोई सबस्टेंस लगा दे तो उसका क्या इफेक्ट होता है एसिडिटी पर। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है, अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इस कार्बोक्सिलेट एनाइन का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसका स्थायित्व कम हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि अम्लीय जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि प्रेजेंट होगा एसिड में तो उसकी अम्लीय प्रकृति की बात करें तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से कार्बोक्सिलेट एनाइन का स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बात करें अगर अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा किससे, एसिड से, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। कम कर देगा तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों सबस्टेंस की बात करें, एक तो EWG और एक EWG और एक EWG, EDG और EWG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, अम्लीय प्रकृति को कम, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण ले अपन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। जैसे अपने पास दो एसिड है, एक तो अपने पास HCOH फॉर्मिक एसिड, और एक आपको दे दिया एसिटिक एसिड। आपसे कोई कहता है कि साथ कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें COH समूह से क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ेगा तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि फॉर्मिक एसिड की अम्लीय प्रकृति एसिडिक एसिड से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बात करें अगर अपन, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी अम्लीय प्रकृति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा, और प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अम्लीय प्रकृति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, तो जैसे ये अपने पास Cl, ठीक है, CH2COH क्लोरो एसिटिक एसिड है,
और एक अपने पास है एसिटिक एसिड, दोनों में तुलना कर रहे हैं अपन कौन प्रबल अम्लीय है। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ेगा तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि क्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति एसिटिक अम्ल से क्या है, ज्यादा है। बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे ये एक और Cl मैंने लगा दिया और ये अपने पास है क्लोरोएसिटिक एसिड, एक ले लिया अपन ने एसिटिक एसिड, तीनों में तुलना करना है। तो एसिटिक एसिड से किसकी ज्यादा होगी, क्लोरोएसिटिक एसिड की। क्लोरोएसिटिक एसिड से किससे ज्यादा होगी, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड की, क्योंकि इसमें आप क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा जो अम्लीय प्रकृति को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास थी अम्लीय प्रकृति। बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी ऐसा होता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें जैसे अपन, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही कंसेप्ट है अपने पास। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, कम, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देंगे, अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देंगे। जैसे एक अपने पास है बेंजीन, और इस बेंजीन पे मैंने लगा दिया COOH, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, एक आपके पास है इस बेंजोइक एसिड में मैंने एक ग्रुप लगा दिया और वो है अपने पास CH3, और CH3 कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है इससे। एक और देखते हैं, जैसे अपने पास वही बेंजोइक एसिड है अपने पास। बेंजोइक एसिड में अपन ने लगा दिया NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप किसका काम करता है, डोनेटिंग का, विड्रॉइंग का। तो अपन कह सकते हैं विड्रॉ का करता है। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो है इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी इससे। ठीक है, तो ये अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड में भी ये अपने पास कंसेप्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इसकी जगह अपन दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि Cl भी अपन यूज कर सकते हैं। Cl भी किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो ये अपने पास एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उस पर इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास है।